हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमने ये जाना था कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर यानी सदिश में क्या बदलाव आते हैं, ये हमने देखे। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि अगर आप किसी अदिश को सदिश से गुणा करते हैं, यानी अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्टेंट क्या होता है, और उस रिजल्टेंट या जो आपके पास रिजल्ट आया है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, उसमें क्या परिवर्तन है, ये भी हमने देखे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आज हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। तो रिजल्टेंट वेक्टर के को हम जो हमने पुराने जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उनसे ही हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ठीक है। आपके पास क्या है, दो वेक्टर है। एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए कुछ इस तरीके से। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका क्या है, वेक्टर बी, यानी सदिश बी। अब ये जो वेक्टर है, आपके पास एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए है। जब हम इन दोनों वेक्टर को, इन दोनों सदिशों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ रिजल्टेंट मिलता है। यानी अगर हम इन दोनों को जो है ऐड करें, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते हैं, और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो वेक्टर्स होते हैं यानी सदिश होते हैं, उनको आप डायरेक्टली जो है आपका जो नॉर्मल आपका एडिशन होता है उसके माध्यम से आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो इसको जोड़ने का एक अलग मेथड होता है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास दो वेक्टर है, दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसका कुछ हमारा रिजल्ट आए। तो वो जो रिजल्ट होगा वो जिस वेक्टर से शो किया जाएगा, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है हम वेक्टर आर से शो कर रहे हैं। किसके रिजल्ट को, ए और बी के एडिशन, यानी ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है, या इन दोनों को ऐड करके जो हमें वेक्टर मिलता है, उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल वही इम्पैक्ट शो करता है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो डायरेक्शन है, वो वही होती है जो ए और बी वेक्टर को ऐड करके हमें मिलती है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर हो। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो नॉर्मली ऐड नहीं होता, यानी 1 + 2 = 3 नहीं होता है। इसका एक वे होता है, एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से आपका जो है वेक्टर एडिशन हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली दो, या आपके पास दो से अधिक वेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी है। दो या दो से अधिक वेक्टरों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, यानी उसका जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है या जो रिजल्ट आता है वही आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली वहां वेक्टर है जो इन वेक्टर्स को ऐड करके हमें मिलेगा, और इसका जो इम्पैक्ट है यानी इसका जो प्रभाव है, इसकी जो गुण है, वो बिल्कुल वही होते हैं जो इन दोनों वेक्टर को या दो से ज्यादा अगर हमारे पास वेक्टर है उनको ऐड करके उनको उनका वेक्टर सम करके हमें मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ये जो टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बेस में जो है आपके आगे के टॉपिक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। A resultant vector is the vector sum of two or more individual vector। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का, सदिशों का जो योग है, जो उसका सदिश योग है, उसको मिला के जो हमें मिलता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर
होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 और मोर वेक्टर्स टुगेदर, यानी इसे हम 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़कर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया ए और बी का, दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है ए बी सी। तो अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो वेक्टर है, सदिश है, उनके योग को, उनका जो वेक्टर सम है, उसी को हम रिजल्टेंट कहते हैं। If vector A, vector B, vector C are displacement vector, then the resultant vector will be R equals to A plus B plus C. यानी अगर A, B, C क्या है, विस्थापन सदिश है, हमने पिछले लेक्चर में विस्थापन सदिश के बारे में भी पढ़ा था, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा R वेक्टर बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर। डायग्रामेटिकली द रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब जो है आपका डायग्राम है जो, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप यहाँ पे 3 सदिशों के योग को कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर सी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पहला वेक्टर होता है उसका जो हेड होता है, ये उसका हेड है, ये टेल है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो उसका जो हेड होता है वो दूसरे वेक्टर के टेल से लगा होना चाहिए। दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो तीसरे वेक्टर के टेल से लगा होना चाहिए। तब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो टेल है वो पहले वेक्टर के टेल के साथ होगा और इसका जो हेड है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो वेक्टर सम प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम ट्राइंगल के केस में, किस तरीके से आप इन्हें ऐड करेंगे वो भी हम इसी तरीके से ही डिस्कस करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले वेक्टर का, ये मान लीजिए ये आपका पहला वेक्टर है, ठीक है, ये आपका पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो पहले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर के टेल से इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, तब जाके आपका ये वेक्टर सम की प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से है। और रिजल्टेंट क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है, वो सदिश है जो आपके 2 या 2 से अधिक सदिशों के योग के कारण हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम ये देखेंगे कि आप वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करें। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, वो चल रही है, पहले वो, ठीक है, इस तरीके से चली, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका है ओ, चलो इसे हम पी ले लेते हैं, वो पी बिंदु से चली क्यू की ओर, ठीक है, यानी कहाँ चल रही है, ईस्ट की, ठीक है, पूरब की ओर चल। क्यू बिंदु पे पहुंचने के बाद फिर वो चली, जो वस्तु है वो ऊपर की ओर चली, यानी उत्तर की ओर, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधे, ये आर हो गया। ठीक है, पी क्यू आर, या हम लिख सकते हैं पी क्यू ओ ले लेते हैं, ओ बिंदु पे पहुंची, ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर बी। एक वस्तु थी जो पहले, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, पहले वो किधर गई, ईस्ट की ओर, यानी पूरब की ओर, पूरब की ओर गई क्यू बिंदु पर, फिर वहां से वो कहाँ गई, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर, ओ बिंदु। ठीक है, अब पी क्यू क्या है, वेक्टर ए है, और क्यू ओ क्या है, आपका क्यू ओ है वेक्टर बी। अब क्या होता है, अगर हम इसको ऐड करते हैं या इसका एडिशन निकालते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है वो आपका आता है पीओ, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहला वेक्टर कौन सा था, वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी का जो टेल है उससे जुड़ा है, और जो वेक्टर बी है उसका हेड यानी जो तीर है
वो कहाँ से जुड़ा है, आपके रिजल्टेंट के हेड के साथ, और रिजल्टेंट का जो टेल है वो पहले वेक्टर के टेल से जुड़ा, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। अब मान लीजिए वेक्टर ए की जो वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर ए का वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर मान लीजिए, 4 मीटर, 4 मीटर। फिर वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। अब आपको बताना है कि रिजल्टेंट कितना है। अगर हम नॉर्मल लॉ देखें तो 4 + 3, ठीक है, 4 + 3 कितना हुआ, 7, तो 7 इसका रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो PO है और आपका QO है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आप डायरेक्टली इसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, 90 डिग्री में है, 90 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट का मॉड होगा वो बराबर होगा वेक्टर ए के मॉड के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर, ठीक है। यानी वेक्टर ए कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 25, ठीक है। आर के मॉड का स्क्वायर कितना आया, 25 आया। तो बेसिकली आर की वैल्यू कितनी आ गई, √25, यानी 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रूल्स लग रहे हैं, किसी रूल्स के कारण ही ये इस तरीके से आपका किया जाए, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं जब दो सदिश एक ही दिशा की ओर होते हैं, यानी दोनों की दिशा सेम होती है, ऐसे सदिशों की अब हम बात करें, ठीक है। इनका एडिशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो आप लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा वाले सदिशों का योग, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की, जब हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन सेम। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की दिशा सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग, पर दिशा क्या है, सेम। अभी हमने बात की, हमने क्या कहा कि जो पहला वेक्टर होता है, यहाँ पे पहला वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, ठीक है। जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो दोनों वेक्टर को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो पहला वेक्टर है उसका जो हेड है, ठीक है, उसका जो हेड है, हेड पोर्शन यानी जो तीर वाला पोर्शन है, वो दूसरे वेक्टर के टेल पे हम जोड़ते हैं। तो मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो वेक्टर है उनकी दिशा क्या है, सेम है, सेम है। तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वह सदिश जिनकी दिशा सेम होती है, यहाँ पर उनके जो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पे वेक्टर आर क्या है आपका, वेक्टर आर आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है।
ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमें इन दो वेक्टर के योग से मिले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास दो वेक्टर होंगे, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण एक है या अलग अलग है, अगर ये एक ही दिशा में होंगे तो क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का योग होगा। ठीक है, R बराबर A प्लस B। तो ये आपका पहला पोर्शन। अब अगर हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी इस केस में डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, वेक्टर आपका एज इट इज होगा, पर जो मैग्नीट्यूड है वो भी डायरेक्ट ऐड होगा। ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं उन वेक्टर्स की जिनकी दिशा अलग अलग। ठीक है, तो आप लिखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स having different direction उन सदिशों का योग जिनकी दिशा अलग है या विपरीत है, यहाँ पे विपरीत आएगा। ठीक है, जिसकी दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास दो सदिश है। ठीक है, तो दो सदिश है, एक है वेक्टर ए, एक है आपका वेक्टर बी। ठीक है, दोनों की दिशा आप देख सकते हैं क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत है। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपका वेक्टर ए होगा और यहाँ पे वेक्टर बी जो होगा आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेसिकली ये आएगा, यानी R बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो वेक्टर R होगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए वेक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, तो मॉड ऑफ आर बराबर होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। यानी अगर आपके वेक्टर जो हैं, जो आपके वेक्टर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो परिमाण होगा वो डायरेक्टली माइनस हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली आप इसे माइनस कर सकते हैं। अब बात की जाती है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। बेसिकली पहले वाला जो टॉपिक था, इसमें जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन थी वो वही थी जो दोनों की, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, तो रिजल्टेंट की दिशा भी वही थी जो दोनों की दिशा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी की, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी दिशा वहां होगी जो बड़े वाले वेक्टर की दिशा। यहाँ पे हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी दिशा आपकी वेक्टर ए की होगी, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा। ठीक है, तो आप लिखेंगे आर की दिशा उस सदिश की दिशा होगी जिसका परिमाण ज्यादा है।
तो आर की दिशा उस सदिश की दिशा होगी जिसका परिमाण ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो वेक्टर ए है उसका परिमाण ज्यादा है, इसलिए इसकी दिशा भी वेक्टर ए की ही दिशा होगी। अब हम बात करते हैं उन सदिशों की जो सदिश किसी एंगल में एक दूसरे के साथ जुड़े, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर होंगे जिनके बीच में कुछ एंगल। अब मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ठीक है। और ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो पहला वेक्टर होता है उसकी जो हेड होता है वो दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होता है, ठीक है। और दूसरे वाले जो वेक्टर है उसका जो हेड होता है वही रिजल्टेंट का भी हेड होता है, मतलब वहीं से आपका रिजल्टेंट का हेड जुड़ा होता है और उसकी जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल से जुड़ी होती है। यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं नाम PO, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा कि रिजल्टेंट का जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल से जुड़ा होगा और इसका जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके। If two vectors are represented by both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने क्या कहा है कि दो हमारे पास सदिश ऐसे हैं जो आपस में किसी एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो सदिश हैं वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क्या है, किसी ट्राइंगल की दो साइड। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर हमारे पास दो ऐसे सदिश हैं, ठीक है, जिनका दोनों का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और दोनों किसी जो ट्राइंगल है, कोई त्रिभुज है, इसकी दो साइड को दर्शा रहे हैं और दोनों साइड को हमने एक ही ऑर्डर में लिया, ठीक है। एक ही ऑर्डर में मतलब आप देख सकते हैं कि P से शुरू हो रहा है, O से फिर Q की तरफ, यानी दोनों की दिशा क्या है, एक ही ऑर्डर में, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों की दिशा कहाँ है, एक ही ऑर्डर में है। Then the resultant of these vector is represented both in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order. तो क्या कहा जा रहा है कि अगर दो सदिश ऐसे हैं जिनकी जो ऑर्डर है वो सेम है, तो जो हमारा तीसरा सदिश होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी जो दिशा होती है वो इन दोनों वेक्टर की दिशा के विपरीत होती। आप देख सकते हैं इन दोनों की दिशा इधर की ओर है और हम यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और हमारा जो रिजल्टेंट है उसकी दिशा आपकी क्लॉकवाइज हो रही है इधर की ओर, और औरों की दिशा इधर की ओर, ठीक है। यदि दो सदिशों को एक ही क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जाता है तो इन सदिशों के परिमाण को विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जाता है। अब हम इसको डिराइव करके देखेंगे कि आपका इसमें डेरिवेशन कैसा होता है, और बेसिकली इस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, ये है आपका वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी, दोनों थीटा एंगल में इंक्लाइन है और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर है और कुछ इस तरीके से, ठीक है, POQ ट्राइंगल की तरह ये दर्शाता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको हम ले लेते हैं M, ठीक है, ये आपका M हो गया। वेक्टर भी आपका ये है, ये QM है और ये OM, ठीक है।
तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल हो रहा है ओ सॉरी क्यू ओ एम। ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल है। और दूसरा है आपके पास ओ पी क्यू या ओ क्यू पी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना है आप बीटा ले सकते हैं। ये आपका थीटा हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस एंगल को अल्फा ले लें, ठीक है, हम एंगल अल्फा ले लें, तो इस ट्राइंगल में यानी इन ट्राइंगल क्यू एम ओ, ठीक है, ट्राइंगल क्यू एम ओ में अगर हम ले साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा आपका क्यू एम अपॉन, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर लंबवत, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू ओ। ठीक है, अब क्यू ओ की वैल्यू कितनी है वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर बी को दर्शा रहा है। आप इसकी जगह वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन बी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं बी वेक्टर बी इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन साइन अल्फा। ये आप लिख सकते हैं बी को, या आप लिख सकते हैं क्यू एम बराबर बी साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरीके से इस ट्राइंगल में अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें, इन ट्राइंगल क्यू एम ओ, ठीक है, कॉस अल्फा देखें ओ एम अपॉन क्यू एम, ओ एम अपॉन क्यू ओ। ठीक है, ओ एम अपॉन क्यू ओ, तो क्यू ओ आपका पी बी है। ठीक है, क्यू ओ क्या है आपका बी है, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आपका ओ एम अपॉन कॉस अल्फा, या हम लिख सकते हैं बी सॉरी ओ एम इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब अगर हम एक इस पूरे ट्राइंगल को लेते हैं यानी ट्राइंगल ओ पी एम, ठीक है, ओ पी एम को अगर हम लेते हैं तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी एम क्यू पी एम। ठीक है, क्यू पी एम, ट्राइंगल क्यू पी एम क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जैसे हमने पहले देखा था। तो ये होगा आपका पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना है आपका पी क्यू का स्क्वायर आर, वेक्टर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम क्या है वेक्टर बी अब पीएम की बात हो रही है तो पीएम होगा पीओ प्लस ओएम। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आर
का स्क्वायर बराबर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस पी ओ कितना है आपका, वेक्टर ए है, प्लस अगर हम ओ एम की बात करें तो ओ एम को आप क्या लिख सकते हैं, बी कॉस अल्फा। ठीक है, आप यहाँ पे बी कॉस अल्फा लिख सकते हैं। तो इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे एक्सटेंड करेंगे, आर का स्क्वायर बराबर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस या बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस अल्फा। यहाँ पे आपके पास क्यू एम का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, क्यू एम का स्क्वायर। तो क्यू एम का स्क्वायर क्या है आपका, ये यहाँ पे हमने लिखाया था बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू आपके बी साइन सॉरी अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बी साइन स्क्वायर अल्फा होगा ये, या बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर होगा ये, तो यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा। अब इसे इसे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। या हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका 1 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। या हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, और अल्फा क्या है यहाँ पे आपके, यहाँ पे आपके ये जो सदिश है, ये दो सदिश है, इनके बीच का ये वाला एंगल। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये देखा रिजल्टेंट क्या होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, दोनों की सेम दिशा है, या अगर उनकी ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा है, तो किस तरीके से आप इन केस में रिजल्टेंट निकालेंगे। साथ ही साथ हमने जो आपका ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, इसको हमने देखा, इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट को जो है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से इस केस में जो स्लोप होता है वो निकालेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है उसकी जो डायरेक्शन क्या होगी ये हम किस तरीके से निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपके पैरेललोग्राम लॉ है और पॉलीगॉन लॉ है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस